हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्याय स्टडी एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन या गति के समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हमने मोशन को डिटेल में कवर किया था। उसके बाद हमने गति के तीनों नियम को अच्छे से पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे गति के समीकरण के बारे में। ये रेलवे का एक फेवरेट टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो अगर हम ये क्लास भी कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा पूरा जो मोशन टॉपिक है वह अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अगर हम ऐसे ही अगर रैंडमली कोई चीज़ उठा के पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमको वही वही चीज़ें पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी आपके एग्जाम में उससे प्रश्न बनते हैं। आप क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और उसको एनालाइज करिए, उसको देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से किस सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमको सिर्फ वही वही टॉपिक पढ़ना है और उन्हीं से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जैसे उनसे प्रश्न बन सकते हैं वैसे ही प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। पर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम कुछ और टर्म देख लेते हैं जो कि आपके इसमें जो गति के समीकरण है इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण। ये टर्म आपके जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे। तो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दूरी या फिर विस्थापन क्या होती है। तो दूरी क्या होती है, किसी पिंड के द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक स्पेसिफिक टाइम में, किसी स्पेसिफिक टाइम में या जो विशिष्ट समय अंतराल में तय किए गए पूरे जो पाथ की लंबाई होती है वो क्या होती है, दूरी कही जाती है। जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा कहाँ से गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, फिर बी से ये गया सी पॉइंट तक। तो ये टोटल जो पाथ की लंबाई है ये क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तो दूरी बराबर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4+3 कितनी हो जाएगी, दूरी तो हो गई 7 मीटर। पर अगर यही पूछा जाए विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन क्या होता है, किसी चीज़ का प्रारंभिक बिंदु, यानी जहाँ से ये बच्चा चलना स्टार्ट किया है और उसी का जो दूरी उसने तय की उसकी अंतिम बिंदु, यानी जो पाथ है, पाथ का प्रारंभिक बिंदु और पाथ का अंतिम बिंदु जहाँ पे वो जाके रुक गया है, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या बोला, वो कहलाता है विस्थापन कहलाता है। जैसे देखिए ये बच्चा ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, बी पे गया, बी से गया सी पे, पर अब देखिए दूरी तो ये हो गई, चाहे ऐसे गया फिर ऐसे गया तो दूरी तो ये हो गई। पर विस्थापन क्या होगा, ये जो सीधा सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी शॉर्टकट वाला जो रास्ता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विस्थापन। तो यहाँ पे देखिए विस्थापन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 5 मीटर जबकि दूरी क्या हो जाएगी 7 मीटर। तो दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आ गया। जो दूरी होती है, दूरी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होती है और ये केवल और केवल मात्रा को यानी परिमाण को बताती है। किसको बताती है, परिमाण को बताती है। परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा का रोल नहीं होता है। दूरी ये डायरेक्शन को नहीं बताती, सिर्फ क्या बताती है, परिमाण को। जैसे इतने किलोमीटर चले, उतने किलोमीटर, 5 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर चले, तो ये क्या बता रही है, सिर्फ परिमाण यानी मात्रा बता रही है कि हम कितने किलोमीटर चले। और दूरी कैसी होती है, अब ये दिशा को नहीं बताती है, तो ये कैसी है, दूरी एक अदिश राशि होती है और इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता, दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती। ये 3-4 चीज़ें आप याद रखिएगा। जीरो क्यों नहीं हो सकती, अरे जब वो कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव ही नहीं करेगा तो रेस्ट में रहेगा ना, वो दूरी कहाँ तय किया, तो उसकी दूरी का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। जबकि अब आ जाते हैं विस्थापन पे। तो जो विस्थापन होता है, विस्थापन या धनात्मक भी हो सकता है यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव निगेटिव के साथ साथ यह जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से गया 2 मीटर, फिर यहाँ से गया 4 मीटर, फिर यहाँ से चला 2 मीटर, फिर यहाँ से चला 4 मीटर, यानी लौट के कहाँ पे आ गया, जहाँ से निकला था वहीं पे आ गया। तो अब बताइए इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों सेम हो गया कि नहीं,
प्रारंभिक जो बिंदु है और अंतिम बिंदु ये दोनों सेम हो गई। तो यानी जहाँ से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया वहीं पे आके आ गया, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगी या शॉर्टेस्ट दूरी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 0। इसीलिए जो विस्थापन है वो कैसा हो सकता है, 0 भी हो सकता है। पर विस्थापन जो होता है ये सिर्फ परिमाण नहीं बताता, ये परिमाण के साथ साथ क्या बताता है, दिशा को भी बताने का काम करता है। इसीलिए विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। कैसी राशि है, विस्थापन सदिश राशि है और इसका मान शून्य हो सकता है। अभी हमने देखा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है। तो आई होप आपको दूरी और विस्थापन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे ये कोई बच्चा है, वो स्कूल से कहाँ जा रहा, अपने घर। अब ये सीधी सीधी सड़क नहीं है उसके घर के पास से, स्कूल से घर के लिए सीधी सीधी सड़क नहीं है, यहाँ पे कांटे ओटे हैं, तो वो क्या करेगा, सड़क से जाएगा, रेनी रोड वाइज जाएगा। ये यहाँ से चला, मान लेते हैं ये 5 मीटर चला, फिर ऐसे गया, मान लेते हैं 2 मीटर चला, फिर ऐसे गया यानी 3 मीटर चला, फिर ऐसे गया, ये मान लेते हैं 1 मीटर चला और ये 2 मीटर चला और चला गया, पहुँच गया अपने घर। तो ये जो ट्रेवल किया ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसकी दूरी। ये टोटल जो जितना उसने ट्रैवल किया, जितना वो चला, ये टोटल पाथ की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी। और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये जो शॉर्टकट वाला रास्ता है ये क्या कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए, अगर ये ऐसे ऐसे ये कोई जो आदमी चला रहा साइकिल, ये ऐसे ऐसे ये देखिए घूम घाम के जो घूमते 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 आ रहा है, यहाँ पहुँचा, तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका डिस्टेंस कहलाएगा। और ये सीधा सीधा रास्ता जो है ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी चीज़ का जहाँ से ऑब्जेक्ट चलना प्रारंभ करता है वहाँ का प्रारंभिक बिंदु और जहाँ पे ऑब्जेक्ट जाके पहुँचता है अंतिम बिंदु का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। चलिए एक क्वेश्चन आपको देती हूँ। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति, मैं डायग्राम बना के देती हूँ, आप उसको करिएगा। जैसे कोई व्यक्ति है, वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और ए से वो गया बी तक। कहाँ गया, ए से बी तक गया, कितना गया, 5 मीटर, कितना, 5 मीटर। फिर बी से वो सी तक गया 4 मीटर, फिर सी से वो यहाँ डी तक आया 3 मीटर, फिर डी से वो कहाँ तक आया, ई तक आया 2 मीटर, कितना आया, 2 मीटर। फिर ई से वो एफ तक आया, कितना आया, 2 मीटर। अब बताइए उसकी दूरी क्या होगी और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी विस्थापन क्या होगा। आपको दूरी और विस्थापन के बारे में बताना है। तो अब बताइए, यहाँ से कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं चंगू है, तो चंगू कहाँ से, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, तो बताइए पूरे जो पाथ की लंबाई है वो क्या कहलाएगी, दूरी। तो यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 5 मीटर चला, 5 मीटर के बाद कितना, 4 मीटर चला, फिर 4 के बाद चला 3 मीटर, 3 के बाद चला 2 मीटर, फिर 2 मीटर, यानी कितना हो जाएगी, 5 4 9, 9 3 12, 12 14 और 16 मीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 16 मीटर। और अगर विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु, ये कौन सा है, यह प्रारंभिक बिंदु है और ये क्या है, अंतिम बिंदु है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, विस्थापन हो जाएगी। तो अब बताइए 2 में ये टोटल डिस्टेंस कितना था, 4 मीटर, 4 में वो 2 यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुका है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 मीटर, यानी विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा यहाँ पे 2 मीटर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी डायग्राम या फिर कभी कभी ऐसे लैंग्वेज में लिख के दे दिया जाता है और आपको डायग्राम बना के या फिर माइंड में करके आपको सॉल्व करना रहता है। चलिए डिस्टेंस से दूरी से संबंधित एक और प्रश्न और देख लेते हैं कि एक व्यक्ति 5 कदम आगे तथा 3 कदम पीछे लेता है, तब प्रारंभिक बिंदु से 29 मीटर दूर एक गड्ढे में गिरने में उसने कितनी दूरी तय की होगी अगर उसका एक कदम 1 मीटर के बराबर है। तो एक कदम क्या है, एक कदम बराबर कितने के हैं, 1 मीटर। अब बताइए वो क्या करता है, जैसे 5 कदम जब वो आगे चलता है और 3 कदम क्या करता है, 5 कदम चलने के बाद 3 कदम वो पीछे की ओर चलता है। तो अब बताइए 5 कदम जब आगे बढ़ता है तो वो 5 मीटर चला होगा, क्योंकि एक कदम बराबर 1 मीटर। और जब वो 3 कदम पीछे के लिए लिया तो यानी 3 मीटर वो पीछे आ गया, यानी कुल मिला के 8 कदम चलने पर वो कितना चला, सिर्फ 2 मीटर आगे की ओर बढ़ा।
तो अब बताइए, यहीं पे करके देख लेते हैं। अगर वो 8 कदम में कितना चला, 2 मीटर, तो 16 कदम में कितना चलेगा, 16 कदम में चलेगा 4 मीटर। यहीं पे 32 कदम में कितना चलेगा, 8 मीटर। 64 कदम में कितना चलेगा, 16 मीटर। और 96 कदम में, फिर 32 और कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा और यहाँ पे 29 मीटर ही है, तो 96 कदम में 32 और ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना चलेगा, 24 मीटर। अब कितना मीटर बचा है, और सिर्फ कितना बचा है, 5 मीटर। तो अब देखिए वो क्या करता है, पहले 5 कदम आगे बढ़ता है, यानी 5 मीटर चलता है, फिर 3 कदम पीछे बढ़ता है। तो हमको सिर्फ 5 ही कदम की ज़रूरत है, यानी 5 मीटर की ज़रूरत है। तो यानी 96 कदम कदम वो ऑलरेडी चल चुका है। अगर वो 5 कदम और चल लेता है तो हमारा 29 मीटर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी वो कितना, लगभग कितने कदम चलेगा, 101 कदम चलेगा, तो वो आगे जो गड्ढा है वहाँ पे जाके गिर जाएगा। यानी 29 मीटर की वो डिस्टेंस क्या कर लेगा, ट्रैवल कर लेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 101 कदम। अब देख लेते हैं चाल और वेग के बारे में। तो चाल क्या होती है, चाल किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी भी पिंड के द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी क्या होती है, चली गई कुल दूरी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। अब चाल कैसी राशि है, चाल एक प्रकार की अदिश राशि होती है, यानी इसमें दिशा नहीं होती है। और एसआई पद्धति में चाल का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और इसकी बीमा क्या होती है, LT-1 होती है। क्या होती है बीमा, LT-1। तो क्या होता है, चाल किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी को क्या बोला जाता है, चाल कहा जाता है। जैसे कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होता है, जैसे ये 60 किलोमीटर पर आवर से ये चल रही है, तो इसकी जो स्पीड होगी, यही मतलब ये जो परिमाण दिया हुआ है, यही क्या कहलाएगा, इसका चाल कहलाएगा। चाल दिशा को नहीं बताती है, ये केवल और केवल परिमाण को बताती है कि इतने किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, पर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये चाल नहीं बताती है। तो ये क्या होगी, ये कैसी होगी, इसीलिए अदिश राशि होगी। जबकि विस्थापन वेग क्या होता है, तो वेग क्या होता है, किसी गतिमान पिंड के विस्थापन की दर या फिर उस पिंड का वेग कहलाता है। या फिर अगर ऐसा देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में एक निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी होती है वही क्या कहलाती है, पिंड का वेग कहलाती है या ऑब्जेक्ट का वेग कहलाती है। जैसे कि कोई भी वस्तु है वो 1 सेकेंड में कितने विस्थापन को कवर किए गए विस्थापन को, जैसे यहाँ से चला यहाँ पहुँचा, तो ये क्या किया, इतना वो विस्थापित हुआ, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसका वेग कहा जाता है। अब क्योंकि ये दिशा को भी बताती है कि इस दिशा में गए, जैसे कार इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर इज ईस्ट डायरेक्शन, यानी दिशा को भी बताती है, इसीलिए ये कैसी राशि होती है, जो वेग है वो सदिश राशि होती है। कैसी होती है, सदिश राशि होती है। और वेग का भी एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और इसकी भी बीमा क्या होती है, LT-1 होती है। यानी चाल और वेग दोनों की बीमा और एसआई मात्रक सेम होता है। सिर्फ चाल क्या होती है, अदिश होती है, ये दिशा को नहीं बताती है। और वेग क्या होता है, वेग एक प्रकार की सदिश राशि होती है। चाल बराबर क्या हो जाता है, चाल बराबर या स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये क्या कहलाती है, स्पीड बराबर होती है। यानी एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। यहीं पे वेग या फिर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगी क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी एकांक समय में या 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेस हुई है वस्तु वो क्या कहलाती है, किसी वस्तु की वेलोसिटी कहलाती है। अब कुछ और टर्म आ जाते हैं, जैसे क्या आ जाता है, एक नियत चाल। नियत चाल क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, नियत चाल क्या होती है, कि ऐसी चाल जिसमें जो परिमाण है, परिमाण कभी चेंज ना हो, यानी परिमाण न बदले, तो क्या कहलाती है, कांस्टेंट स्पीड। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकेंड में कितना चला, 5 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकेंड में चला 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर कितना चला
1 सेकंड में 5 मीटर चला। तो समय तो नहीं ही बदले पर उसका क्या है, परिमाण भी नहीं बदल रहा। 5 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर, हर एक 1 सेकंड में वो कितना चल रहा है, 5 मीटर। तो ये क्या कहलाती है, कांस्टेंट स्पीड या नियत चाल कहलाती है। और एक होता है परिवर्ती चाल या वेरिएबल स्पीड। परिवर्ती चाल क्या होती है, इसका परिमाण बदलता रहता है। इसका जो परिमाण है, परिमाण ये चेंज होता रहता है, ये बदलता रहता है। इसको क्या बोलते हैं, परिवर्ती चाल बोलते हैं। जैसे 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में वो कितना चला, 4 मीटर चला। फिर दूसरे 1 सेकंड में वो कितना चला, 5 मीटर चला। फिर तीसरे 1 सेकंड में वो चला 10 मीटर। यानी इसका क्या है, परिमाण बदल रहा, पहले 4 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 10 मीटर चला है, टाइम सेम है। तो इसको क्या बोलते हैं, परिवर्ती चाल बोलते हैं। यहीं पे आ जाता है नियत वेग यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक सदिश राशि है। तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों नहीं बदलती। इसमें सिर्फ क्या था, परिमाण ना बदले, पर इसमें क्या है कि इसमें दिशा भी ना बदले और दिशा के साथ साथ परिमाण ना बदले। परिमाण जब दोनों ना बदले, दोनों ना बदलें, तो ये क्या कहलाती है, ये नियत वेग कहलाती है। जैसे ये स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं, 10 मीटर 1 सेकंड में, 10 मीटर 1 सेकंड में, तो यानी ना इसकी दिशा बदल रही है और ना ही इसका परिमाण बदल रहा। तो ये क्या कहलाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी। जबकि परिवर्ती के वेग क्या होती है, ये इसमें या तो परिमाण बदल जाए या तो दिशा बदल जाए, यानी दोनों में से कोई भी अगर चेंज हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, परिवर्ती वेग कहलाएगा। जैसे 1 मीटर 1 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर। फिर दूसरे सेकंड में, फिर दूसरा 1 सेकंड आया, उसमें कितना चला, 8 मीटर। फिर तीसरा 1 सेकंड आया, इसमें कितना चला, 10 मीटर। तो यहाँ पे परिमाण बदल गया, ये भी परिवर्ती वेग में आएगा। या फिर परिमाण नहीं बदला पर दिशा बदल गया। जैसे पहले 1 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर, दूसरे भी 1 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर। फिर यू टर्न ले लिया, फिर 1 सेकंड में कितना चला, 1 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर चला। यानी यहाँ पे परिमाण तो नहीं बदला, 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, पर क्या हुआ, इसकी दिशा बदल गई। तो ये भी किसमें कहलाएगा, परिवर्ती वेग का आएगा, परिवर्ती वेग का एग्जाम्पल आएगा। एक आध दो चीज़ें और होती हैं, जैसे औसत चाल। क्या है, औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होती है, एवरेज स्पीड बराबर होती है कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। ये क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। ऐसे औसत वेग क्या हो जाएगा, औसत वेग, औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या आ जाएगा, टोटल टाइम। क्या आ जाएगा, टोटल टाइम, यानी कुल विस्थापन बटे कुल समय क्या आ जाएगा, औसत वेलोसिटी आ जाएगी। एक चाल और वेग से प्रश्न देख लेते हैं। तो क्या है, एक कार शहर ए से शहर बी को 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और शहर बी से शहर ए की ओर वापस 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से आती है। तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल और औसत वेग निकालना है। तो अब बताइए कि कोई कार है, वो ए से कहाँ तक जाती है, बी तक। अब बी से वापस कहाँ पे आ जाती है, ए तक। यानी जाती कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और लौटती कितने हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पर लौट के कहाँ जाती है, वापस ए में आ जाती है। तो जो औसत वेग है, औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, औसत वेग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जहाँ से अब कार जा रही थी वहीं पे आके वापस रुकी, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। और टाइम को कोई भी हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुल विस्थापन कितना आ जाएगा, 0। जबकि जो औसत चाल है, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल, औसत चाल का अगर दूरी को बराबर भागों में बांटा जाए, अगर दूरी बराबर भाग में बटी है, यानी जितनी दूरी ये थी उतनी ही दूरी ये है। तो यहाँ पे देखिए कि दूरी जानते टाइम भी सेम है, भले ही स्पीड अलग अलग है, और आते टाइम भी, क्योंकि ए से बी तक गया फिर बी से वापस आया तो ए तक, यानी दूरी क्या है, बराबर भागों में बांटी है। तब औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2v1 इंटू v2 इक्वल टू क्या होता है, v1 प्लस v2 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए v1 की जगह पे क्या आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो 2 इंटू क्या होगा, 40 इंटू 60
और अपॉन में क्या आ जाएगा 40 प्लस 60। तो यानी क्या आ जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे विच अच्छा चौको 24, 24 दूना क्या आ जाएगा 48 और डबल जीरो और नीचे क्या आ जाएगा अपॉन में 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट गया, यानी जो औसत चाल है वो कितना आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। और वेग क्या आ जाएगा, औसत वेग आ जाएगा 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पूछा क्या था, औसत चाल और औसत वेग। तो औसत वेग कितना आ गया 0 और औसत चाल कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। अब देख लेते हैं सापेक्ष वेग या फिर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं या दो से अधिक ऑब्जेक्ट हैं, तो वो क्या है, एक दूसरे के प्रति जो उनका वेग होता है उसी वेग को क्या बोलते हैं, सापेक्ष वेग कहा जाता है। अगर दो कोई ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है ए, वो इसी दिशा में जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, वो भी इसी दिशा में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सापेक्ष वेग का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। सापेक्ष वेग का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हो यहाँ पे सेम डायरेक्शन, दो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो सापेक्ष वेग है वो धनात्मक होगा। और अगर दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट है ए, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जब वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में मोशन कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो सापेक्ष वेग होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक या फिर कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो सापेक्ष वेग को आप ध्यान रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक जो ऑब्जेक्ट हैं या पिंड हैं, ये क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, तो उनका एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के सापेक्ष में जो वेलोसिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक कार इधर जा रही है और दूसरी कार इधर जा रही है, तो इनका जो सापेक्ष वेग होता है वो कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है या फिर निगेटिव हो जाएगा। अब आ जाते हैं त्वरण या फिर एक्सेलरेशन क्या होता है। तो त्वरण क्या होता है, एक विशिष्ट टाइम इंटरवल में या स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, ये क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। और अगर समय के रेस्पेक्ट में किसी जो पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके स्पीड में या वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, यानी जो उसका वेग है, वेग क्या होता है, अगर वेग उसका बढ़ता है, अगर वेग बढ़ता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको त्वरण बोलेंगे या फिर उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। और अगर उसका वेग समय के सापेक्ष में क्या हो रहा, कम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको मंदन बोलेंगे या फिर क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। जो त्वरण है, त्वरण कैसी राशि होती है, त्वरण एक प्रकार की सदिश राशि होती है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए त्वरण किस किस कंडीशन में हो सकता है। त्वरण अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तब भी क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव त्वरण आएगा या फिर इसको एक्सेलरेशन बोल दिया जाता है। और अगर स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मंदन बोल देते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या होता है, त्वरण ही होता है, पर ये क्या होता है, नेगेटिव त्वरण या फिर इसको रिटार्डेशन या मंदन बोल दिया जाता है। और अगर डायरेक्शन में चेंज आता है तब भी ये क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। यानी त्वरण किसी भी चीज़ में, चाहे स्पीड में वृद्धि हो और स्पीड में क्या हो, कमी हो, कम हो, या फिर डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा, तो ये तीनों कंडीशन क्या बनती हैं, किसकी बनती हैं, त्वरण की बनती हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा त्वरण का, त्वरण को हम एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं, क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी टाइम के, समय के सापेक्ष में उसके वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन क्या होगा, यानी शुरुआत में कुछ दूसरा वेग था और लास्ट में जाके कोई दूसरा वेग हो गया, या फिर लास्ट में जो वेग था ज़्यादा था, शुरुआत में धीमा था, लास्ट में ज़्यादा हो गया, या शुरुआत में तेज था, लास्ट में जाके धीमा हो गया। तो इसी समय में जो वेग में जो परिवर्तन हो रहा समय के सापेक्ष, इसी को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ये आप त्वरण का फॉर्मूला याद रखिएगा।
त्वरण से एक प्रश्न है कि अगर एक व्यक्ति की चाल 10 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड से 80 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तब उस व्यक्ति का त्वरण बताइए। अब बताइए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, a = v-u/t। अब बताइए टाइम कितना दिया है, यहाँ पे t दिया है 10 सेकेंड। अब उसकी जो फाइनल पहले जो वेलोसिटी थी, यानी पहले जो उसका वेग था, u कितना था, 50 मीटर पर सेकेंड था। पर बाद में उसका वेग कितना हो गया, v हो गया 80 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया, 80 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूले में पुट करके देखिए कितना, 80 - 50 बटे कितना हो गया, 10। तो 80 में 50 गया, कितना हो गया, 30 बटे 10। यानी उसका एसेलरेशन कितना आ जाएगा, एसेलरेशन आ जाएगा 3। और त्वरण का जो मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अभी हमने देखा। तो त्वरण इसका कितना आ जाएगा, उस व्यक्ति का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा, ये 3 है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की बीमा भी आप याद रखिएगा। त्वरण की बीमा क्या होती है, बीमा होती है LT-2। क्या होती है, LT-2 है। अब त्वरण किसके किस में, अभी हमने देखा कि त्वरण अगर वेग में परिवर्तन हो जाए, यानी धीमा या तेज हो जाए, दिशा में परिवर्तन हो जाए, या फिर उसके परिमाण में भी परिवर्तन हो जाए। अगर परिमाण में भी परिवर्तन हो रहा, इन तीनों में किसी में भी चेंज हो रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको त्वरण कहा जाता है। अब चाहे वो पॉजिटिव त्वरण हो और चाहे फिर वो निगेटिव त्वरण हो। अब आ जाते हैं गति के समीकरण में। तो गति के समीकरण कितने होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के कितने समीकरण होते हैं, 3 होते हैं। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। ये किसको बताता है, ये वेग और समय के संबंध को बताता है। वेग और समय के संबंध को ये बताता है पहला समीकरण। यहाँ पे जो v होता है, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। और u क्या होता है, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग। और v क्या होता है, अंतिम वेग। a यहाँ पे क्या होता है, a होता है त्वरण या फिर एक्सीलरेशन, और t होता है टाइम। t क्या होता है, टाइम। दूसरा समीकरण गति का क्या है, s = ut प्लस हाफ AT²। अब यहाँ पे भी जो s होता है, s क्या होता है, s बताता है विस्थापन को। किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को या फिर विस्थापन को बताता है। बाकी u, a और t आपको पता ही है। तो ये दूसरा समीकरण है, ये समय और स्थिति, किसके, समय और स्थिति के बीच में जो संबंध होता है उसको बताता है, समय और स्थिति के संबंध को बताता है। तीसरा समीकरण है v² = u² प्लस 2as। क्या होता है, v² = u² प्लस 2as। ये किसके बताता है, ये वेग और स्थिति के बीच में संबंध को बताता है। किसके, वेग और स्थिति, वेग और स्थिति के बीच में जो संबंध होता है उसको बताता है। तो ये तीनों समीकरण आपको याद रखना है। पहला क्या होता है, v = u प्लस ए टी। दूसरा होता है s = ut प्लस हाफ AT²। तीसरा होता है v² = u² प्लस 2as। पहला जो समीकरण है ये वेग समय संबंध को बताता है। दूसरा समीकरण समय और स्थिति के संबंध को बताता है। और तीसरा समीकरण वेग और स्थिति के संबंध को बताता है। यहाँ पे v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है त्वरण, t होता है टाइम, और s क्या होता है, s बताता है विस्थापन के बारे में। इन तीनों समीकरण से या तो समीकरण आपके पूछ लिए जाते हैं, या तो ये किसके किसके बीच में संबंध को बताता है ये पूछ लिए जाते हैं, या तो इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। चलिए इससे एक क्वेश्चन को देख लेते हैं जो इससे बन सकता है। तो मान लेते हैं कि एक कार है, वह 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की चाल से चल रही है। अब चालक दूर किसी अवरोध के, इसमें जो कार चला रहा है वो दूर में किसी अवरोध को, यानी मान लेते हैं किसी गड्ढे को ही देखता है, तो उसको देखकर वो कार पर ब्रेक लगाता है। कार पर ब्रेक लगाने के कारण उसमें 2 मीटर पर सेकंड की चाल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की चाल से मंदन आता है। तो मंदन कितने का आता है,
मंदन आता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कितना आता है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कार कितने समय में और कितनी दूर चलकर रुक जाएगी? तो एक तो पूछा है समय कितना होगा, समय, और दूसरा पूछा है डिस्टेंस कितना होगा, यानी कितनी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, या फिर विस्थापन कितना होगा, कितनी दूर जाके वो रुक जाएगी, ये पूछा है। एक कार जो है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कार जो चालक होता है, जो ड्राइवर होता है, वो दूर में किसी अवरोध को देखता है और वो क्या करता है, कार पे ब्रेक लगाता है, जिसके कारण से कार में मंदन कितना होता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है। अब पूछा है कार कितने समय में और कितनी दूरी पे जाके रुक जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिएगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी प्रारंभ में कार की स्पीड कितनी थी, प्रारंभ में कार की स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर। कितना? 72 किलोमीटर पर आवर की थी। एक्सेलरेशन कितना दिया है, मंदन, अब वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, पर है तो त्वरण, तो त्वरण कितना दिया है, क्योंकि मंदन दिया है तो इसके लिख देंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मंदन सेकेंड स्क्वायर में है तो इसको भी क्या कर लेते हैं, सेकेंड मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 72 5/18 मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा, 4 4 5 20। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी। अब समीकरण ए को रखते हैं। समीकरण एक से क्या होता है, अगर एक को समीकरण एक क्या होता है, पहले समीकरण जो होता है v बराबर u प्लस ए टी, इसमें अगर फॉर्मूले को पुट कर, इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इससे हमको समय प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा, u क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। ए कितना है, -2, और v कितना है, जो v है वो 0। अब यहाँ पे बताइए जो v है वो 0 क्यों होगा, v 0 क्यों रखे, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि कार कितनी दूर चलकर रुक जाएगी, यानी अंततः जो कार है, कार क्या होती है, रुक जाती है। ये क्लियरली इसमें बोला है कि अंततः कार क्या होती है, रुक जाती है। तो यानी जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो -2 इंटू टी हो जाएगा। तो 2t इक्वल टू इधर चला जाएगा, 2t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20, और t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/2, यानी t इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं, t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा। अब इसी को हम समीकरण 3 में, जो समीकरण 3 था ना गति का समीकरण, तीसरा समीकरण का क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें पुट करके देखते हैं। तो अब बताइए, फाइनल वेलोसिटी निकाले थे ना, क्या थी, 0 थी, क्योंकि अंततः कार जाके रुक जाती है। और जो इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी थी, 20, उसका स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू एसिलरेशन कितना था, -2, और ये एस हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये 0 ही रहेगा। ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4s। कितना हो जाएगा, 4s। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, तो s इक्वल टू हो जाएगा ना 400/4, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 100 मीटर। कितना आ जाएगा, 100 मीटर, यानी वो 10 सेकेंड के बाद 100 मीटर में जाके कार जो है रुक जाएगी। तो इस तरह आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करके जाइए। गति से तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, अब चाहे आपकी गति के नियम से ही पूछे जाएं और या तो इससे जो गति के समीकरण हैं इससे भी पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जो मोशन टॉपिक है वो डिटेल में कवर हुआ। हमने मोशन टॉपिक को काफ़ी अच्छे डिटेल में हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो खासकर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हमने उसका फॉर्मूला देखा, एसआई मात्रक देखे, जितने भी चीज़ें जैसे त्वरण है, वेग है, दूरी, विस्थापन, जो भी हमने पढ़ा इनके फॉर्मूले देखे, इनका मात्रक देखे, इनसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी देखा। तो यानी मोशन टॉपिक को हमने काफ़ी डिटेल में कंप्लीट किया है। इससे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला। तो आप ये जो 3-4 क्लासेस हुई हैं ना, मोशन की 3 क्लासेस हुई हैं, आप इनको ज़रूर अच्छे से सीक्वेंस वाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। जो आरआरबी ग्रुप डी की साइंस मैराथन कंप्लीट साइंस कोर्स की जो प्लेलिस्ट बनी है ना, अब वहाँ पे सारी क्लासेस सीक्वेंस में डली हैं, आप वहाँ से जाके अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
ही मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।